बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो इकनॉमिक्स लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जीडीपी। इसको हम कह सकते हैं डिफिशिएंसी ऑफ जीडीपी। और सेकंड वन है अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन है इन्फ्लेशन। आज के लेक्चर में हम इन तीन जो टॉपिक्स है इनको डिटेल से कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन है शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी। तो हमें जो डिफिनीशन पता है जीडीपी की कि जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। तो इस डिफिनीशन में कुछ खामियां भी हैं, कुछ डिफिशिएंसीज हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है कि कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो कि मार्केट में प्लेस नहीं करती, ठीक है, या उनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और वो जो जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती या वो जो गवर्नमेंट को हम शो नहीं करते या जो कि मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होती और इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो दीज एक्टिविटी डोंट शो अप इन द जीडीपी इकोनॉमी। तो ये भी एक क्या है डिफिशिएंसी है। द सेकेंड वन है दस जीडीपी अंडरस्टेट अ नेशंस टोटल आउटपुट। कि इसी वजह से क्या होता है कि जीडीपी अंडरस्टेट होती है किसी भी नेशन की। लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि लेट सपोज एक लेबर है जो कि कारपेंटर को प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपने ही घर में, ठीक है। तो वो क्या है ब्लैक मार्केट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को शो नहीं करता। तो क्योंकि ऐसी जो कारपेंटर है इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करती है टोटल जीडीपी को। लेकिन इसमें एक तो एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि लेट्स सपोज एक और एग्जांपल है कि फार्मर है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसके आउटपुट में से जो वो कुछ हिस्सा जो होता है वो खुद ही यूज़ करता है, खुद फार्मर खुद ही कंज्यूम करता है। तो ऐसे पोर्शन में क्या होता है कि वो इसमें एक्सेप्शन है कि वो जीडीपी में मेजर ना कर सके। लेकिन अगर हम डिफिनीशन को ध्यान में रखें तो कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है जो कि अंडरस्टैंड करती है किसी नेशन की इकोनॉमी की। तो इसी तरह एक जो है लेयर है कि हमने पढ़ा था कि जीडीपी ओनली टेक्स द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इस वजह से जो इसी तरह होते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल दें, पेड वेकेशन, हॉलीडेज, लीव टाइम, ठीक है, विच शोज इंक्रीज ऑफ वेलबींग, सेटिस्फेक्शन इन साइकिक इनकम इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। लेकिन ये भी जो है जीडीपी में क्या कर दिया है, इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं पेड वेकेशन, हॉलीडेज, लीव टाइम विच शोज इंक्रीज ऑफ वेलबींग ऑफ जीडीपी, लेकिन इसको भी जो है एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम जीडीपी से। तो ये भी एक और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जीडीपी है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी के इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। जीडीपी एज अ क्वांटिटेटिव मेजर, ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है एंड दस डज नॉट कैप्चर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। कि जैसे ये प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है तो वो इम्प्रूवमेंट जो है वो जीडीपी उसको मेजर नहीं करता। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल अ ₹20,000 फोन कास्ट द सेम एज अ ₹20,000 फोन 10 years ago। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट सच एज ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटीज, विविंग स्क्रीन एंड एनहेंस्ड कैपेबिलिटी इज नॉट इंक्लूडिंग इन जीडीपी। इसका मतलब ये है कि जो 20,000 का फ़ोन आज मिलता है, ठीक है, और 20,000 का फ़ोन जो है वो 10 साल पहले जो मिलता था, ठीक है, लेकिन जो आज का फ़ोन है और 10 साल पहले का जो फ़ोन था 20,000 का जो आज हम ले रहे हैं और 10 साल पहले ले रहे थे, इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो है आज की जो मोबाइल फ़ोन में है, ठीक है, ग्रेटर मेमोरी है, कैपेसिटिव विविंग स्क्रीन है, ये जो एनहेंसमेंट कैपेबिलिटीज़ है ये जो है क्या है जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। तो ये एक और शॉर्ट कमिंग ऑफ जीडीपी है।
द नेक्स्ट वन इज द अंडरग्राउंड इकोनॉमी या ब्लैक मार्केट। ये वो इकोनॉमी होती है या वो प्रोडक्शन होती है जो कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं होता, या फिर जो लोग हैं अपनी प्रोडक्शन को जो है छुपाते हैं, किस वजह से, टैक्स से बचने के लिए। ठीक है, तो वो इसको कहते हैं अंडरग्राउंड इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि हम एम्बेडेड इन द इकोनॉमी इज अ फ्लोरिशिंग एंड प्रोडक्टिव अंडरग्राउंड सेक्टर इंक्लूडेड। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जुआ खेलने वाले गेम्बलर है, स्मगलर है, या ड्रग डीलर वगैरह इसमें आते हैं। However, most participants engage in perfectly legal activities but choose illegally not to report their full incomes। क्या करते हैं कि वो लीगल काम तो करते हैं लेकिन वो अपने फुल इनकम को गवर्नमेंट को शो नहीं करते। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक शॉर्टकमिंग ऑफ जीडीपी है, जो कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा था। ये भी इस डिफिनीशन की एक क्या है, खामी है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन वुड हेल्प टू इंक्रीज अ कंट्रीज जीडीपी एज दे वुड इंक्रीज द मनी फ्लो, thus दिस इज डाउनफॉल। इसकी नीचे एक एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में ये है कि लेट सपोज एक जो वुमेन है, ट्यूटर है, वो अपने घर में स्टूडेंट को क्या पढ़ाते हैं, मैथ। ठीक है, तो ये जो अर्निंग है ये लीगल अर्निंग है, लेकिन इस अर्निंग का जो है गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट नहीं जाती। इस वजह से जो मनी इन्वॉल्व है इन द ट्रांजैक्शन इज नॉट काउंटेड इन जीडीपी। तो ये जो मनी है ये भी देखिए एक सर्विस वो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होती। और दूसरी तरफ जो कि फैकल्टी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उनका भी यही इकोनॉमिक स्टेटस होता है। ठीक है, लेकिन उनके जो सैलरी हो या उनकी इनकम जो है वो क्या होता है, काउंट करते हैं जीडीपी में। तो ये भी एक देखिए, ये भी तो इनकम है, ऊपर जो है अर्निंग मनी लीगली, और ये भी जो है फैकल्टी एम्प्लॉयज है, ये दोनों। लेकिन इसकी जो है वुमेन ट्यूटर जो है या कोई और ट्यूटर हो, तो उसकी जो इनकम है वो गवर्नमेंट उसको काउंट नहीं करते और जीडीपी में इंक्लूड नहीं है। तो ये भी क्या है, एक और शॉर्टकमिंग ऑफ जीडीपी है। लास्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री इज ऑफन वेरी लार्ज, जिसकी हमने बात की है अंडरग्राउंड इकोनॉमी की। अच्छा, उसके बाद है जीडीपी एंड द एनवायरनमेंट। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज इनवेटिवली accompanied by gross domestic बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि dirty air, polluted water, toxic waste, these are connected to each other but they are not included in the GDP। तो ये जो है इसको भी जीडीपी में कंसिडर कर देना चाहिए। द सोशल कॉस्ट ऑफ द नेगेटिव बायो प्रोडक्ट्स रिड्यूस और इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो और इसको भी क्या कहते हैं, इंक्लूड नहीं कर दिया गया है जीडीपी में। तो ये जो है ये शॉर्टकमिंग्स ऑफ जीडीपी में आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर कैपिटा आउटपुट। ठीक है, लेकिन जीडीपी इटसेल्फ डज नॉट रिफ्लेक्ट द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन द नेशन। जो इंडिविजुअल है वेल बीइंग की किसी नेशन की, वो जीडीपी जो है खुद इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, इंक्लूड नहीं करती। लेकिन जो ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ इस पर डिपेंड करती, इट इज़ द जीडीपी पर कैपिटा दैट इज इम्पॉर्टेंट। के अब जीडीपी जो है इन चीज़ों को मेजर नहीं करती, लेकिन जो पर कैपिटा है वो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है कि जिनका जीडीपी तो बहुत हाई होता है और उनका जो लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उस तरह का नहीं होता। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसको देखते हैं। चाइना's GDP in 2004 was 1938 billion and Denmark 220 billion, but Denmark GDP per capita was, इनकी पर कैपिटा कितने, $40,750 एंड चाइना वाज $1,500 है। अब इससे पता चल सकता है कि जो द लिविंग स्टैंडर्ड इन डेनमार्क आर सुपेरियर टू दोज इन चाइना। अब अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी तो चाइना का हाई है, इसको देखें जीडीपी
इसमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ पे पर कैपिटा जो है उसके इसको देखा जाए तो वो किसका हाई है, वो डेनमार्क का हाई है। तो इस वजह से जो लोग डेनमार्क में रहते थे उनका क्या था, एवरेज इनकम हाई था। तो जीडीपी जो है वो इस चीज़ को जो है, ये भी इसकी क्या है, शॉर्टकमिंग्स ऑफ जीडीपी है। An increase in GDP could actually be accompanied by a decrease in GDP per capita and was depending on population growth। तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी कंसिडर कर देना चाहिए। हमें पता है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास आ जाता है पर कैपिटा। तो अगर किसी कंट्री की जो है पॉपुलेशन भी ग्रोथ कर रही है और उनका जीडीपी भी ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन को भी जीडीपी के अंडर जो है उसको भी शामिल कर दिया जाए और जीडीपी पर कैपिटा को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जो कि ये एक शॉर्टकमिंग ऑफ जीडीपी है। ये है नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ वेलबीइंग के कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि नॉन इकोनॉमिक होती है और जो कि इंसान की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा होती है। जीडीपी सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो कि इंसान की जो है वेल बीइंग या खुशी को क्या कर सके, उसको इंक्रीज कर सके। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल इस नीचे दी, पहले इसको, जस्ट एज अ हाउस होल्ड इनकम डज नॉट मेजर इट्स टोटल हैप्पीनेस, अ नेशन जीडीपी डज नॉट मेजर इट्स टोटल वेल बीइंग ऑफ द पीपल। के उसमें जितने, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है कि यहाँ पे देखें, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कुड मेक अ सोसाइटी बेटर ऑफ विदाउट नेसेसरली राइजिंग जीडीपी। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जीडीपी को राइजिंग करने से उन चीज़ों को सोसाइटी में बेटरनेस नहीं आती, तो उन चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि क्राइम रिडक्शन है, ठीक है, तो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं है। अगर देखो इससे जो है क्राइम रिडक्शन कम कर दी जाए, ठीक है, तो ये भी क्या है, सोसाइटी बेटरनेस के लिए है। पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, जैसे ग्रेटर सिविलिटी अमंग द पीपल और लेस ड्रग एंड अल्कोहल इज अब्यूज एटसेट्रा। तो ये ऐसे कुछ और भी नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से, जो कि ज़रूरी हैं, इनकी वजह से जीडीपी में इंक्रीज तो नहीं आता, लेकिन जो लोग हैं, ठीक है, वो उससे क्या होते हैं, ज़्यादा वो खुश हो सकते हैं। The last one is GDP merely reflects the trade going on in the country's market, कि मार्केट में जितनी भी ट्रेड होती है उसको जीडीपी क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो ये जितने भी थे हमने जिसको डिस्कस किया, ये थे सारे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जीडीपी या डिफिशिएंसी ऑफ जीडीपी जिसको कह सकते हैं। तो इसको भी जीडीपी में इंक्लूड कर देना चाहिए कि ये जो डिफिनीशन है और ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको भी इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर भी हमें मेजर करता था इन्फ्लेशन को, और इसमें हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको बोलते हैं। तो सीपीआई भी मेजर करता है किस चीज़ को, इन्फ्लेशन को। तो देखिए ये पब्लिश हुआ है बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक BLS। यहाँ पे और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में है फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक। तो ये जो होता है, ये इस इदारे का जो है, इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि वो CPI को जो है उसको कैलकुलेट करे और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करे। यूज टू CPI यूज टू, जो ये CPI है वो कहाँ पे यूज होता है कि ट्रैक चेंजेस इन द टिपिकल हाउस होल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि एक टिपिकल हाउस होल्ड में उसमें क्या चेंजेस आती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में उसमें क्या चेंजेस आती है। तो इसी मकसद के लिए हम जो है चेंजेस निकालते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के और CPI को यूज करते हैं। And CPI also used to allow comparison of dollar figure from different years। तो इसका मतलब ये है कि CPI को हम जो है
डॉलर की फिगर में बाहर जो डाला है, पाकिस्तान में जो रुपीज़ की फिगर है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो पिछले साल हैं हमारे उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। CPI इसके लिए यूज़ होता है कि पिछले सालों में जो इन्फ्लेशन है और आज में है, इस वजह से इसके लिए भी CPI हम यूज़ करते हैं। हाउ BLS कंस्ट्रक्ट द CPI। जब पाकिस्तान की बात करें तो FBS फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, सर्वे कंज्यूम टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द टिपिकल कंज्यूमर बास्केट ऑफ गुड। तो बास्केट ऑफ गुड का यहाँ पे मतलब ये है कि इसका सर्वे किया जाता है, कंज्यूमर का सर्वे किया जाता है कि वो कितने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो इसका एक बास्केट बनाया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है। जैसे 40-50 प्रोडक्ट का एक सैंपल लिया जाता है, तो उसको फिर क्या करते हैं, उसका सर्वे से एक बास्केट बनाते हैं, ठीक है, कि उसमें मतलब लेट्स सपोज 40-50 जो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ये जो है एवरेज ये यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, CPI उसमें से कंस्ट्रक्ट करते हैं। नीचे हम एग्जांपल में इसकी बात करेंगे डिटेल। और इसी तरह उस सोसाइटी में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कितनी इन्फ्लेशन जो है आती है, उसमें कितनी जो है प्राइसेस इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज हो जाती हैं। Every month collect data on prices of all items in the basket to compute cost of basket। तो क्या होता है कि हर मंथ जो है उस बास्केट में जितनी प्रोडक्ट होती हैं उसकी प्राइसेस को क्या करते हैं, हर मंथली उसको प्राइसेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उस बास्केट में जितनी प्राइसेस होती हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या होता है, CPI इन एनी मंथ इक्वल। तो CPI कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ बास्केट एंड डेट मंथ। उस मंथ की जो कॉस्ट है वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस पीरियड, और बेस पीरियड का में जो कॉस्ट ऑफ बास्केट है मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो फिर क्या करते हैं, CPI कैलकुलेट करते हैं। तो इसके जो है 3 स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम वो सर्वे करते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर की बास्केट ऑफ गुड्स जो है उनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड वन वो क्या करते हैं कि हर मंथ वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। थर्ड वन जो है वो CPI को इस मेथड से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। द बास्केट कंटेन 20 पिज़्ज़ा एंड 10 कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब सीडीज हैं, 20 पिज़्ज़ा है और 10 कॉम्पैक्ट डिस्क हैं। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो डिफरेंट ईयर्स गिवन है, यहाँ पे 2000 से लेकर 2003 तक है। पिज़्ज़ा के प्राइस डिफरेंट ईयर्स के लिए गिवन है हमारे पास, और सीडीज की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास गिवन है डिफरेंट ईयर्स के लिए। तो ये गिवन डेटा है, इसमें हमने कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ द बास्केट, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में इसकी बात की कि कॉस्ट ऑफ द बास्केट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखना है कि कॉस्ट ऑफ द बास्केट को कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड सेकेंड वन क्या है, द CPI यूज 2000 एज द बेस ईयर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि बेस ईयर आपने किसको जो है लेना है, 2000 को आपने बेस ईयर लेना है। तो और द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर, और इन्फ्लेशन रेट को फाइंड करना है प्रीसीडिंग ईयर को उससे कंपेयर करके। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, हमने ये 3 चीज़ें 1 बाय 1 अभी फाइंड करने हैं। तो आते हैं आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ बास्केट को, कि कॉस्ट ऑफ बास्केट को हम कैसे फाइंड करते हैं। पिछली स्लाइड्स में अगर देखें तो हमारे पास 20 पिज़्ज़ा हैं, ठीक है, और हर पिज़्ज़ा की जो वैल्यू है 10 रुपीज़ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 पिज़्ज़ा है, उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़ है। तो हमने क्या करना है, इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 200, प्लस आगे क्या करना है, तो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और CD है। CD की वैल्यू कितनी है,
CD की वैल्यू है हमारे पास 10 CDs हैं और पर CD की वैल्यू 15 रुपीज़ है। 10 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 200 प्लस 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 350 रुपीज़। कास्ट ऑफ बास्केट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जितने हमारे पास क्वांटिटीज हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास 20, ठीक है, और उस पिज़्ज़ा के प्राइस है वो है 10 रुपीज़। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 200। और दूसरी बात अगर करें तो दूसरी साइड में हमारे पास सीडीज हैं। सीडीज टोटल कितनी थी हमारे पास, देखें तो 10 सीडीज हैं। 10 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। 200 प्लस 150 हमारे पास कॉस्ट ऑफ बास्केट आ जाएगा 350। इसी तरह अगर हम बात करें 2001 में देखिए 2001 में जो है पिज़्ज़ा हमारे पास वही 20 है, लेकिन प्राइस क्या है हमारे पास 11 रुपीज़ है। तो 11 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 220। इसी तरह 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। 220 प्लस 150 हमारे पास आ जाएगा 370। और इसी तरह 2002 की अगर बात करें हम 2002 में देखें हमारे पास पिज़्ज़ा 20 हैं, ठीक है, और प्राइस 12 है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 को 16 से मल्टीप्लाई करें 160 आ जाएगा। तो फिर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। इसी तरह 2003 में भी ये फाइंड किया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं CPI की बात करते हैं कि CPI को कैसे फाइंड करेंगे। पिछले स्लाइड में हमने CPI का फॉर्मूला देखा कि कॉस्ट ऑफ दैट मंथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो CPI को देखो 2000 में CPI को कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ दिस मंथ क्या है, दिस ईयर 350 है, ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द बेस ईयर। उन्होंने कहा कि बेस ईयर को आपने क्या ना 2000 को बेस ईयर, तो 350 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100% ही आ जाएगा। तो इस वजह से CPI जो है फर्स्ट में 100 ही आता है। लेकिन अगर हम बात करें 2001 में, तो 2001 में हम CPI को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी ऐसे ही फाइंड करना है कि 2001 की अगर बात करें तो हमने लिखना है 2001 इज इक्वल टू CPI। CPI किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, तो 370 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105.7। इसी तरह 2002 में क्या करेंगे, 2002 में भी इसी तरह करना है 400 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या है 350 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह यह हमारे पास आ जाएगा 114.3। और 2003 में भी इसी तरह फाइंड करेंगे 410 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 117.1। तो ये है CPI। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट के। हम इन्फ्लेशन रेट को कैसे फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट ईयर का तो इन्फ्लेशन रेट जो है हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बेस ईयर ही 2000 है, तो फर्स्ट में इन्फ्लेशन रेट गिवन नहीं है, तो इसको यहाँ पे 0 ही लिखना है। अब 2001 में अगर हम इन्फ्लेशन रेट को फाइंड करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला है हमारे पास कि CPI ऑफ डेट ईयर, मतलब 2001 का अगर हम CPI इन्फ्लेशन रेट फाइंड करते हैं तो 2001 का CPI ऑफ डेट ईयर माइनस CPI ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय CPI ऑफ प्रीवियस ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस मेथड से फाइंड करते हैं। तो देखिए ये 5.7 कैसे आया है, देखो यहाँ पे 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.7%। ठीक है। इसी तरह अगर हम 2002 में 8.1% कैसे आया है, तो ये भी इसी मेथड से आया है। 114.3 ये जो वैल्यू है इसमें से प्रीवियस ईयर की सीपीआई को माइनस करेंगे, 114.3 माइनस 105.7 फिर डिवाइड करेंगे 105.7 से ही डिवाइड करेंगे, जैसे ये फार्मूला गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 8.1% आ जाएगा। इसी तरह 2003 की अगर हम बात करें तो इन दोनों को लेंगे, ये है इसका प्रेजेंट ईयर का सीपीआई और ये प्रीवियस ईयर का सीपीआई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2.5% इसका इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा। अब इसको जो है हम कंपोजिशन ऑफ सीपीआई बास्केट को हम इस नेक्स्ट में से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ के ये नहीं, सॉरी, इसको यहाँ पे आया। लेकिन द कंपोजिशन ऑफ द सीपीआई बास्केट जो है कि बास्केट में कौन कौन सी कमोडिटीज़ है तो यहाँ पे गिवन है। लेट्स सपोज तो फूड एंड बेवरेजेस है, हाउसिंग है, अपैरल है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल केयर है, रिक्रिएशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज है। तो देखें, अगर इसमें देखे जाए तो सबसे पहले जो मोस्टली इसका पार्ट है हाउसिंग का जो है इस बास्केट में कितना है 40% है। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस है और बाकी देखें 1 by 1 तो ये क्या है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ दी सीपीआई बास्केट है कि इस बास्केट में कौन कौन सी कमोडिटीज होती हैं और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की। अब हम बात करते हैं सीपीआई वर्सेस जीडीपी डिफ्लेटर की। हमने जीडीपी डिफ्लेटर में भी ये पढ़ा था कि जीडीपी डिफ्लेटर हम किस लिए यूज़ होता है, ये भी इन्फ्लेशन के लिए ही यूज़ होता है। और सीपीआई की हमने अभी बात की है कि सीपीआई भी इन्फ्लेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, तो अगर दोनों ही इन्फ्लेशन के लिए यूज़ होते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वन डिफरेंस है प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स। देखिए, इंक्लूडेड इन जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्लूडेड इन जीडीपी डिफ्लेटर आगे लेगा एफ प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। अगर ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर दिए जाएं, ठीक है, तो कैपिटल गुड्स तो इनकी प्राइसेस को जीडीपी डिफ्लेटर में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीपीआई, अगर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो तो इनके प्राइसेस को हम क्या करते हैं सीपीआई में क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इसमें शामिल नहीं करते हैं। द सेकेंड वन है प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडेड इन सीपीआई। जो इंपॉर्टेंट कंज्यूमर गुड है इनकी प्राइसेस जो होती हैं वो सीपीआई में इंक्लूड होती हैं एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर। और इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर में क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं। लास्ट वन है द बास्केट ऑफ गुड्स। द बास्केट ऑफ गुड इज फिक्स्ड इन सीपीआई। On the other hand, the basket of goods and GDP deflators change every year. This is the last difference between। तो हमने ये जो है 3 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंज्यूमर गुड्स, द बास्केट ऑफ गुड्स की ये जो 3 हैं ये इनमें क्या क्या डिफरेंस है सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में। देखिए, अब हम बात करते हैं 2 मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक है सीपीआई और एक है जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए, इनके जो एक्स एक्सिस पे गिवन है हमारे पास ईयर्स हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास है परसेंटेज चेंजेस हैं। तो अगर देखे जाए तो ये जो ब्लू लाइन है तो ये सीपीआई को रिप्रेजेंट करती है और रेड वाली लाइन जो है ये जीडीपी डिफ्लेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये डिफरेंट ईयर्स के लिए हैं
के परसेंटेज चेंज इनमें कितनी हुई। लेट सपोज अगर देखें तो ये जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई है, इनकी जो फ्लक्चुएशन है मोस्टली सेम है। अगर एक देखें जीडीपी डिफ्लेटर अगर कम हो रहा है तो साथ में आप देख रहे हैं कि सीपीआई भी उतना ही डिक्रीज हो रहा है, उतना ही कम हो रहा है। और इनकी जो जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सीपीआई भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हम देख सकते हैं कि पिछले कितने सालों में जो सीपीआई है या जीडीपी डिफ्लेटर है वो कितना चेंज हो रहा है। अगर देखें तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मोस्टली मूव करते हैं, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन की। ये जो है इस वजह से कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फाइंड करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझने के लिए हमारे पास कुछ जो है जैसे एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स नॉट इन द लेबर फोर्स, इसको समझना पड़ेगा। तो इस वजह से पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो फर्स्ट वन है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? वर्किंग एट पेड जॉब, जो वर्कर होते हैं जो कि जिनको सैलरी मिलती है और इनको पेमेंट मिलती है, उनको वो क्या होते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं। अनएम्प्लॉयड फोर्स कौन से होते हैं? लेबर फोर्स, जो कि जिनके पास वर्क नहीं होता, जॉब नहीं होती और वो जॉब के लिए क्या करते हैं? सर्च करते हैं, जॉब को सर्च करते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में सिंपल फ़र्क है, आप सबको पता है यहाँ पे कि एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? जिनके पास जॉब होती है। अनएम्प्लॉयमेंट जिनके पास जॉब नहीं होती और वो जॉब के तलाश में होते हैं। तो थर्ड वन है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? अगर हम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स को आपस में प्लस करें तो हमारे पास टोटल लेबर फोर्स आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो हमारे पास जितने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसमें लेबर फोर्स आ जाएगा। लास्ट वन है नॉट इन द लेबर फोर्स, जो कि ना तो एम्प्लॉयड होते हैं और ना ही वो क्या करते हैं? जॉब के लिए या वर्क की, ना ही वो वर्क की तलाश में होते हैं जॉब के, और ना ही एम्प्लॉयड होते हैं। टू इम्पॉर्टेंट लेबर फोर्स कंसेप्ट। फर्स्ट वन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कैसे फाइंड करेंगे? और ये क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज एम्प्लॉयड, कि जितने एम्प्लॉयड होते हैं उनके परसेंटेज को फाइंड करते हैं तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है। तो सेकंड वन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि वो पॉपुलेशन, वो एडल्ट पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेट करती है लेबर फोर्स में, तो लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेट करती है तो उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इन दोनों को कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए आगे एक्सरसाइज है, इसमें हम बात करते हैं एक्सरसाइज कंप्यूट लेबर फोर्स स्टेटिस्टिक। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं इन चीज़ों को। देखें तो फर्स्ट वन है हमारे यहाँ पे जो गिवन डेटा है इसको पहले डिस्कस करते हैं। यूएस एडल्ट पॉपुलेशन बाय ग्रुप अप्रैल 2002। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड कितने हैं? 134 मिलियन है। नंबर अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 8.6 मिलियन है। एडल्ट पॉपुलेशन कितने हैं वहाँ पे? 213.5 मिलियन पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन है। तो ऊपर डेटा को लेते हुए आपने क्या फाइंड करना है? द लेबर फोर्स को फाइंड करना है। द नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में जो लोग नहीं हैं उनको फाइंड करना है। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको फाइंड करना है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो वन बाय वन देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें तो डेटा हमारे पास जो गिवन है एम्प्लॉयड, ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड 134 मिलियन है। ठीक है, यू का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 8.6 है। और लास्ट वन है जो कि हमारे पास है
और जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो है हमारे पास 213.5 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेबर फोर्स को, कि लेबर फोर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। लेबर फोर्स का फॉर्मूला ये है कि एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, हमारे पास जितने एम्प्लॉयड होते हैं और अनएम्प्लॉयड है और दोनों के वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास लेबर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है ई की वैल्यू क्या है, एम्प्लॉयड जो है 134 मिलियन है, प्लस अनएम्प्लॉयड कितने हैं हमारे पास 8.6 है। तो दोनों को प्लस करें तो हमारे पास लेबर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 142.6। दूसरे नॉट इन लेबर फोर्स, नॉट इन लेबर फोर्स, NILF, नॉट इन लेबर फोर्स, इसको कैसे फाइंड करते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन माइनस लेबर फोर्स। L रिप्रेजेंट लेबर फोर्स एंड POP रिप्रेजेंट एडल्ट पॉपुलेशन है। तो हमारे पास जो है POP कितना है 213.5, ठीक है। एडल्ट पॉपुलेशन हमारे पास इतनी है, ये है, माइनस जो लेबर फोर्स है जो कि हमने ऊपर फाइंड किया है ये वाला, इसको माइनस करें तो हमारे पास नॉट इन लेबर फोर्स कितने आ जाएंगे 70.9%। द लास्ट वन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे फाइंड करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम फाइंड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास है 8.6 और लेबर फोर्स है 142.6, तो हमारे पास आ जाता है 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो लास्ट वन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो वो कितना है हमारे पास, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन। तो लेबर फोर्स हमारे पास ये है, एडल्ट पॉपुलेशन ये है, तो हमारे पास आ जाएगा 68.8%। उसके बाद है ओकन्स लॉ, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि कुछ तो होते हैं एम्प्लॉयड होते हैं और अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जो एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो GDP में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और अनएम्प्लॉयड जो होते हैं वो GDP में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। क्योंकि जो एम्प्लॉयड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और अनएम्प्लॉयड जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो GDP में पार्टिसिपेट करते हैं और अनएम्प्लॉयड जो है वो GDP में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि GDP जो एम्प्लॉयड वर्कर है, ठीक है, उनका नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके साथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल GDP। जो अनएम्प्लॉयमेंट है और रियल GDP है इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होती है तो रियल GDP क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है तो फिर रियल GDP इंक्रीज हो जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और रियल GDP का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस नेगेटिव रिलेशन को हम इस ग्राफ में देखते हैं, ओकन्स लॉ। तो ओकन्स लॉ क्या हमें शो करता है, ओकन्स लॉ स्टेट दैट अ 1% decrease in unemployment is associated with 2% points of additional growth in real GDP। तो इसमें हमारे पास जो y एक्सिस पे है परसेंटेज चेंजेस इन रियल GDP और x एक्सिस पे है चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये जो लाइन है ये क्लियरली हमें ये बताती है कि परसेंटेज जो चेंज इन रियल GDP है और चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है इन दोनों का। अल्लाह हाफिज़।